हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरा ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आज देखेंगे फ्री फॉल को समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और कैपलर्स लॉ को आज देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्री फॉल जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल इज द कंडीशन where the body experience only gravitational force. No other force is taken into consideration. Then the condition of the body is known as free fall. तब हम लोग कहेंगे बॉडी फ्री फॉल मूव कर रहा है। ठीक है, तो फ्री फॉल का डिफिनीशन क्या हो गया? फ्री फॉल इज द condition where the body experience only gravitational force, no other force is taken into consideration, then the body is said to be moving under free fall. ठीक है, it is the condition where the body या object where the body or object experiences only gravitational force. No other force is taken into consideration. या we can say जब बॉडी मूव कर रहा हो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वी कैन से दैट बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, फ्री फॉल के कंडीशन में है। बॉडी अभी जो है फ्री फॉल के कंडीशन में है, यानी वो उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही है। ठीक है, फ्री फॉल में दो कंडीशन आता है, या तो बॉडी ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो। फ्री फॉल में दो कंडीशन होता है, बॉडी या तो ऊपर जा रहा होता है या तो बॉडी नीचे आ रहा होता है, ग्राउंड पे आ रहा होता है। दोनों के ही केस में हम लोग बोलते हैं बॉडी क्या है, बॉडी फ्री फॉल के कंडीशन में है। देखिए, बॉडी जब ऊपर जा रहा होगा तो भी बॉडी सपोज कीजिए नीचे आ रहा है, तब तो जाहिर सी बात है उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तभी वो नीचे आ रहा है। ठीक है, और बॉडी ऊपर जा रहा है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही है। बॉडी जो फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ही इक्वल है। ऐसा नहीं है कि बॉडी जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। बॉडी जो ऊपर जाता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल ही फोर्स लगाता है। ठीक है, तो जो बॉडी ऊपर जा रहा होता है, फर्स्ट होता है अपवर्ड मोशन। फ्री फॉल के केस में फर्स्ट इसका कंडीशन होता है, फर्स्ट टाइप होता है अपवर्ड एंड सेकंड होता है डाउनवर्ड। या तो बॉडी ऊपर जा रहा होगा या तो बॉडी नीचे आ रहा होगा। सपोज कीजिए बॉडी ऊपर जा रहा है, बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, ऊपर जा रहा है बॉडी। देखिए, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लीजिए और नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, यानी पॉजिटिव यानी ऊपर y एक्सिस कंसीडर कीजिए और नीचे भी y एक्सिस, लेकिन ऊपर क्या होगा पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे निगेटिव y एक्सिस। ठीक है, तो बॉडी ऊपर जा रहा होगा तो इसका हाइट क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव में लेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉडी पे एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है,
नीचे डायरेक्शन में, अर्थ तो नीचे ही ना बॉडी को खींचेगी, तो बॉडी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, माइनस जी। जी जो लेंगे वो निगेटिव में लेंगे क्योंकि वो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। और बॉडी ऊपर कब जाएगा, जब बॉडी पे नॉन जीरो वेलोसिटी होगा। बॉडी का जो वेलोसिटी लेंगे वो जब बॉडी को रेस्ट में ही ले लेंगे, बॉडी को जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा तो ऊपर कैसे जाएगा। बॉडी का कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। बॉडी का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी ऊपर जाएगी। यानी यू जो होगा वो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो कहने का मतलब कुछ ना कुछ होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। और उसका भी ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर की डायरेक्शन उसका वेलोसिटी भी है, तो उसका भी पॉजिटिव ही होगा, ऐसे भी समझिए, ठीक है। और बॉडी ऊपर जा रहा है तो इसका क्या हो गया सारा कुछ, ठीक है। और जब मैक्सिमम हाइट पे बॉडी पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी हो जाता है जीरो, ठीक है। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तब उसका जो वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि जब बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी हम लोग समझ जाएंगे कि बॉडी है वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है, तभी उसका वेलोसिटी जीरो हो गया है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, जब हाइट यहाँ पे मैक्सिमम लीजिएगा तब v आपको जीरो लेना होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो होता है वो जीरो हो जाता है। और डाउनवर्ड की कंडीशन में क्या होता है, डाउनवर्ड की कंडीशन में दो होगा, या तो बॉडी को फॉल किया जा रहा होगा और या तो बॉडी को रिलीज किया जा रहा होगा। अगर क्वेश्चन में आए कि बॉडी फॉल हो रही है या फिर बॉडी को रिलीज किया जा रहा है या फिर बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वो जीरो लेंगे, ठीक है। तीनों के केस में देखिए, या तो बॉडी को रिलीज किया जा रहा होगा या तो बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा होगा, ठीक है, या तो बॉडी को फॉल किया जा रहा होगा। तीनों ही केस में, तीनों ही वर्ड अगर आप लोग देखें तो समझ जाए इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वो जीरो लेंगे और ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते इसका जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ग्राउंड के केस में ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, भी मैक्सिमम। यहाँ पे सपोज कर लीजिए थोड़ा सा ऊपर है ग्राउंड के, यहाँ पे भी मैक्सिमम हो जाएगा। और जब बॉडी एक्चुअल में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और बॉडी नीचे आ रहा है, एक ही कंडीशन सपोज कीजिए, या तो ऊपर को पॉजिटिव लीजिए या फिर नीचे को पॉजिटिव लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं ऊपर को पॉजिटिव, तो बॉडी तो नीचे आ रही है लेकिन ऊपर नीचे आ रही है, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी इस केस में क्या होगा, वो तो जीरो ही है, ठीक है। लेकिन v मैक्सिमम जो होगा वो निगेटिव में लेंगे हम लोग, v मैक्सिमम होगा वो निगेटिव होगा। और बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन लग रही है वो नीचे के डायरेक्शन में, तो ये तो निगेटिव होगा ही। और इस केस में हाइट भी निगेटिव होगा, ठीक है, हाइट भी जो होगा वो निगेटिव होगा। कैसे कि बॉडी ऊपर नीचे आ रही है, ना कि नीचे से ऊपर जा रही है। अगर नीचे से ऊपर जा रही होती तो क्या लेते, उसका हाइट जो लेते वो पॉजिटिव लेते, लेकिन बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो हाइट जो लेंगे वो निगेटिव में लेंगे, क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस को कवर कर, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। तो हाइट जो लेंगे हम लोग निगेटिव लेंगे इस केस में। क्या है, बॉडी नीचे आ रही है, इसको डाउनवर्ड मोशन कहेंगे और इसको अपवर्ड मोशन। इसमें बॉडी ऊपर जा रही है और इसमें बॉडी नीचे आ रही है। जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे हम लोग जीरो, और जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो उसका u कुछ ना कुछ होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए लेकिन कुछ होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और v मैक्सिमम जो लेंगे वो जीरो लेंगे फ्री फॉल के। तो आई होप आपको फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
तो अभी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद समझेंगे मास और वेट के बीच डिफरेंस को समझेंगे, और फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, और फिर कैपलर्स लॉ को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के बाद आपको ये जो जो भी थ्योरी बताए वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, तो डोंट वरी। क्वेश्चन है का एक ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है 120 मीटर हाइट से, 120 मीटर हाइट से बॉडी को, ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक उसका जो हाइट है वो क्या है, 120 मीटर। पूछ रहा है इसका टाइम कितना, जब वेलोसिटी टाइम ऑफ फॉल निकालना है, वेलोसिटी ग्राउंड पे तो आएगा आएगा, वो तो निश्चित है ग्राउंड पे आएगा ही, लेकिन उसका टाइम कितना लगेगा, ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लगेगा बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, वो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। और है कि जो एक और पूछ रहा है कि बॉडी जो ग्राउंड पे आ रहा पहुंचने वाला होगा तब उसका क्या वेलोसिटी कितना होगा, यानी वी मैक्सिमम कितना होगा। तो यहाँ पे दो निकालना है कि एक तो निकालना है कि उसका जो ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा ऑब्जेक्ट का, और एक और है कि टाइम ऑफ फॉल निकालना है, कितना फॉल ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लगेगा ऑब्जेक्ट को। तो चलिए निकालते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को फर्स्ट बार तो रिलीज किया जाए, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 0 लेंगे, और यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, और यही फाइंड आउट करनी है। देखिए तो फर्स्ट में आपका कर रहा है टाइम ऑफ फॉल निकालने के लिए, फर्स्ट में कर रहा है टाइम ऑफ फॉल निकालने के लिए, और सेकंड में क्या कर रहा है, वी मैक्सिमम निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे S क्या है, S है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और T क्या है, टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना समय लगा ऑब्जेक्ट को, और A क्या है, ये है एक्सेलरेशन, ठीक है, बॉडी में कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर, टोटल बॉडी के इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का तो ही डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर, लेकिन 120 मीटर जो होगा वो निगेटिव में लेंगे क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कौन सा केस है, डाउनवर्ड मोशन है, इस केस में जो हाइट लेंगे वो निगेटिव लेंगे, माइनस 120, ठीक है, इज इक्वल टू यू क्या है, 0, बॉडी को रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो 0 ले लेंगे, प्लस हाफ एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड ही है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है निगेटिव होगा, इंटू माइनस जी, और जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 10 पुट करने के लिए, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कीजिए 10 टू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, देखिए माइनस 120 इज इक्वल टू क्या, माइनस 5, 2 से 10 कट जाएगा 5, माइनस 5 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू 120 और
अपॉन 5। तो 5 दूना 10 और 5 चौके 20, यानी जो आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 24। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकालिएगा, कितना आ जाएगा √24। तो 24 का खंड लीजिए 12 और 2 छक 12 यानी 6, तो आपका कितना आ गया 2√6। आपका जो टाइम आ गया वो आ गया 2√6, क्या मीटर में है ना, तो आपका सॉरी मीटर में है, लेकिन ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था, तो इसलिए ये सेकेंड में आ जाएगा। आपका टाइम जो आएगा वो सेकेंड में आएगा। तो इतना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को, इतना समय लगेगा, यानी 2√6 सेकेंड लगेगा ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आने के लिए, ग्राउंड पे आने के लिए। मतलब बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, 120 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो वो 2√6 सेकेंड के बाद वो क्या होगा, ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। यानी उसको फॉल करने में कितना समय लगेगा 2√6 सेकेंड ग्राउंड पे। ठीक है, अब देखिए एक तो निकल गया, टाइम ऑफ फॉल निकाल लिए हम लोग। अब निकालेंगे वी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा चुके हैं, v इज इक्वल टू मोशन चैप्टर में, फर्स्ट मोशन चैप्टर में हम डिराइव किया था v इज इक्वल टू u प्लस at, और ये भी डिराइव किया था जो कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से v मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, देखिए आपको निकालना है v मैक्सिमम इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव यानी -g, और टाइम अभी अभी हम लोग निकाले 2√6 सेकेंड, 2√6 सेकेंड। तो v मैक्सिमम आपका आ जाएगा कितना, 10 पुट कीजिएगा ना, तो 10 इंटू 2√6, यानी v मैक्सिमम जो आपका आ गया कितना आ गया -20√6 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये निगेटिव में आ गया, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि बॉडी जो है, बॉडी में डाउनवर्ड मोशन है, बॉडी नीचे फॉल कर रही है, इसलिए वेलोसिटी जो है आ गया वो निगेटिव में आ गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। v निगेटिव में क्यों आया, क्योंकि बॉडी क्या है, बॉडी नीचे फॉल कर रही है, बॉडी का जो मोशन है वो डाउनवर्ड मोशन है। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अभी हम लोग देखेंगे मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन क्या, मास एंड डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और वेट को बोलते हैं भार। यानी द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है, देखिए एक तरफ देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, मतलब वेट और मास के बीच में जो डिफरेंस है वो निम्नलिखित है, फॉलोइंग डिफरेंसेस है, एक तरफ मास और एक तरफ वेट। देखिए मास जो होता है, इट इज द एक्चुअल कंटेंट present
in the body. और वेट में क्या लिखेंगे? इट इज द फोर्स एक्टिंग, it is the force acting on the body due to, it is a force acting on the body by the earth. ठीक है, सेकंड डिफरेंस है आपका, पहले आप लोग लिखते जाइए और बाद में हम समझा देंगे इसको लिख के बाद, ठीक है। देखिए, इट इज फिक्स्ड, it is fixed, it is variable, it is variable, सेकेंड थर्ड में आपका डिफरेंस है, इट्स यूनिट इज kg, its unit is weight, न्यूटन, इसको किलोग्राम बोलते हैं, किलोग्राम को न्यूटन और डिनोट करते हैं एन से। चौथा डिफरेंस है, it is always positive, it is always positive, it may be 0, positive and negative, ठीक है। देखिए, लिख लिए आप लोग? देखिए, मास में इट इज द एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी में कितना कंटेंट प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं मास, यानी द्रव्यमान। इट इज द एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन द बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ तो मास होता ही है। मास किसी भी बॉडी का नॉन जीरो होता है, कुछ ना कुछ होगा, वो भी होगा तो पॉजिटिव में होगा, मास निगेटिव में नहीं होता है। निगेटिव मतलब मास उसमें है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बॉडी में मास जीरो भी नहीं होता है, बॉडी में मास कुछ ना कुछ होता है और वो पॉजिटिव में होता है। और वेट में है, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द अर्थ, अर्थ जो है ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही होती है, वही उसका भार होता है, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का ही तो फॉर्मूला है। इसका मतलब जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रही होती है वही उसका भार का रहता है। यही लिखा हुआ है, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द अर्थ। सेकेंड डिफरेंस है, इट इज फिक्स्ड, मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, जबकि वेट जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल इन द सेंस कि अगर बॉडी अर्थ की इक्वेटर पे होगी तो उसका वेट अलग होगा, और अगर बॉडी अर्थ के पोल पे होगी तो उसका वेट अलग हो जाएगा। और अर्थ एक प्लैनेट है, तो अगर दूसरे प्लैनेट पे आप जाइएगा, अर्थ केस में तो हो गया ये, अगर आप दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो उस केस में भी आपका वेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं कि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लेते हैं, जी, क्या स्मॉल जी से लेते हैं। और वही जब आप लोग उस मून पे चले जाइएगा तो मून पे हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/6, यानी 1/6 गुना स्मॉलर हो जाता है अर्थ के रिस्पेक्ट में जब हम लोग जाते हैं मून पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। GE जो होता है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल टू
GM यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज इक्वल टू होता है GE/6 यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिवाइडेड बाय 6 1/6 टाइम्स होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ठीक, ऑन द मून, ठीक है। और GE रिप्रेजेंट क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। देखिए इट्स यूनिट इज केजी यानी किलोग्राम और इट्स यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर जीरो, नेवर बी जीरो, इट मे बी जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। वैसे जनरली अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या फिर उसको राउंड फिगर में 10 लेते हैं। इन ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन द सेंस कि ऑब्जेक्ट कहीं दूसरे प्लैनेट पे तो नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे है या पोल पे है, ठीक है। तीन ही केस होता है जहाँ वेरी कर जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या तो दूसरा प्लैनेट चेंज कर रहा होगा या यूनिवर्स में आपका जो अर्थ पे होता है वो 9.8 ही लेते हैं, सिवाय इक्वेटर और पोल के, दोनों में डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग हो जाता है चेंज, वो भी हल्का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो आई होप ये नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, और इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कैप्लर्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है 36 केजी, इसका जो मास है, मास लीजिए, मास है जो 36 केजी है, ठीक है। और पूछ रहा है आपसे फाइंड वेट, फाइंड द weight of the object, find the weight of the object on, फर्स्ट में अर्थ और सेकंड में आपका मून, ठीक है। आपको वेट निकालना है ऑब्जेक्ट का अर्थ पे और मून पे, तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए फर्स्ट में अर्थ पे, तो अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है g, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो g के इक्वल होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मास कितना है 36 केजी, 36 केजी, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा m इंटू जी, फॉर्मूला पढ़े हम लोग ना, वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है, m क्या है यहाँ पे, m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और g क्या है, कितना एक्सेलरेशन बॉडी पे लग रही है अर्थ के द्वारा, जो कि फिक्स होता है 9.8 या फिर 10, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू आपको पुट करना है 10, ठीक है। तो पुट कीजिए, वेट जो आ जाएगा आपका मास यानी 36 इंटू 10 यानी 360 न्यूटन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट का वेट, WE लिख देते हैं यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ 360 न्यूटन, ठीक है। और सेकंड केस में देखिए मून पे निकालना है, वेट तो निकालना है लेकिन कहाँ, मून पे यानी चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे जो एक्सेलरेशन होता है वो g के 1/6 टाइम्स होता है, यानी जो gm होता है, gm इन द सेंस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, वो GE/6 होता है, 1/6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ,
यहाँ पे वेट कितना निकल आएगा, देखिए जो WM निकल के आएगा वो M इंटू जी, GM यहाँ पे लेंगे तो मास कितना है ऑब्जेक्ट का 36 kg, तो 36 इंटू GM कितना लेंगे GE/6 और 6 से 6 टाइम्स कट जाएगा तो 6 इंटू GE कितना है, GE है आपका कितना 10 न्यूटन, 10 न्यूटन नहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका वेट जो निकल के आएगा वो आएगा कितना 60 न्यूटन। ठीक है, देखिए WE कितना ज़्यादा है WM से, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज कितना 6 टाइम्स ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। देखिए यहाँ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ WE/WM निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 6, यानी जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ जो है वो क्या है 6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं कैपलर्स लॉ पे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए Kepler's law of planetary motion। Kepler's जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Kepler's law of planetary motion। planetary motion, प्लैनेटरी मोशन कहने का मतलब है प्लैनेट से रिलेटेड, प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड। केपलर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्लैनेट के मोशन के बारे में 3 लॉज दिए। ठीक है, प्लैनेट के मोशन के बारे में उन्होंने 3 लॉज दिए जो कि जिसको एक एक करके देखेंगे अभी हम लोग और इसको समझेंगे। ठीक है, तो 3 लॉ कौन कौन से हैं देखते हैं अभी। फर्स्ट जो लॉ दिए उन्होंने वो कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें उन्होंने बताया, उनका स्टेटमेंट था एवरी प्लैनेट moves around the sun in an elliptical orbit। Every planet moves around the sun in an elliptical orbit with the sun is at one of the फोकी। ठीक है, फोकी जो होता है वो फोकस का प्लूरल होता है, फोकस का प्लूरल नाम होता है फोकी। जैसे रेडियस का कैसे होता है रेडिडी पता है ना, RADII। वैसे ही फोकस का प्लूरल नाम होता है फोकी। एवरी प्लैनेट लॉ ऑफ ऑर्बिट में उन्होंने क्या बोला, एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन इज एट वन ऑफ द फोकी। ठीक है, देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसे बनेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट देखिए ये आपका हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट।
इलिप्टिकल ऑर्बिट दिख रहा है ना, ठीक है। देखिए इसमें आपका हो गया, दो फोकी बना लेते हैं। एक फोकी पे क्या है, सन है, ठीक है। ये एक फोकी हो गया, ये दूसरा आपका फोकी हो गया, F1 और F2। तो देखिए ये है प्लैनेट है जो मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए प्लैनेट का पोजीशन क्या है, ए है। प्लैनेट का जो पोजीशन है वो ए है, ठीक है। प्लैनेट का पोजीशन है, प्लैनेट अभी जो पॉइंट पोजीशन पे उस पॉइंट का नाम है ए, ठीक है। और प्लैनेट का जो पोजीशन वेक्टर वो आर से दिखा रहे हैं, आर से, ठीक है, स्मॉल आर। प्लैनेट की पोजीशन वेक्टर क्या है, प्लैनेट का आर है विथ रिस्पेक्ट टू सन। और प्लैनेट अभी जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट का नाम है ए, ठीक है। देखिए तो यही हो गया आपका, एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन इज एट वन ऑफ द फोकी। अब उन्होंने जो दूसरा बोला, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और सेकंड जो उन्होंने लॉ बोला, वो बोला, उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ क्या, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। इसमें उन्होंने बोला every planet covers equal areas in equal time interval, ठीक है, equal time interval। in other words the aerial velocity of the planet is क्या, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। देखिए इसका पोजीशन आर से हम लोग दिखा रहे हैं, तो देखिए इक्वल टाइम इंटरवल। सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका पोजीशन है ए, और यहाँ इसका पोजीशन हो गया बी, और ये जो एरिया कवर किया उसको बोलते हैं, ये तो पोजीशन आर है नहीं, इसको DA1 ले लेते हैं, DA1। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज कीजिए यहाँ से ए से बी मूव किया और डायरेक्ट बी से आ गया कहाँ, सी पे, ठीक है। और इसका पोजीशन यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे उसका कवर किया कितना एरिया, सपोज कीजिए DA2, यानी इतना एरिया को कवर किया, ठीक है। फ्रॉम गोइंग फ्रॉम सी टू डी, जब सी से डी आया तो DA2 एरिया को कवर किया, ठीक है। और सपोज कीजिए यहाँ पे टाइम उसको लगा DT टाइम, तो आपको टाइम फिक्स रखना होगा, तभी उसका एरिया जो कवर करेगा वो सेम कवर करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी टाइम होगा क्या, DT, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से आपका हो जाएगा DA1 इज इक्वल टू DA2, DA1 इज इक्वल टू DA2 इफ टाइम इज क्या, फिक्स्ड। इफ टाइम इज फिक्स्ड मतलब टाइम जो होगा वो फिक्स होगा, यानी इक्वल होगा जब, तो
तभी वो क्या करेगा, एरिया सेम कवर करेगा। ठीक है, dt टाइम में जब प्लैनेट ए से बी आएगा तो वो जितना एरिया को कवर करेगा उतना ही एरिया को कवर करेगा जब वो प्लैनेट सी से डी पे आएगा। लेकिन उसका टाइम जो होगा वो और कांस्टेंट रहे तो ही डिस्टेंस वो एरिया को सेम कवर करेगा। टाइम अगर बदला तो वो एरिया भी बदल जाएगा। ठीक है।